आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रजिस्ट्री कैसे होती है, किसी ज़मीन की, किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कैसे करवाई जा सकती है। सिंपल शब्दों में बताऊंगा सारी प्रोसेस, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मान के चलिए आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, आपने कोई प्लॉट ख़रीद रहे हैं या कोई ज़मीन वैसे ख़रीद रहे हैं, तो उसकी प्रोसेस क्या होगी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जितनी भी ज़मीन है उसका कलेक्टर रेट देखा जाएगा। आपको सब रजिस्टर देखिए, रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है। रजिस्ट्री का सिंपल मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र हो रही है उसको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करवाना कि ये प्रॉपर्टी अब इस शख्स ने इस शख्स को ट्रांसफ़र कर दी है, बेच दी है। तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में किसी ज़मीन को रजिस्टर्ड करवाना, कोई ट्रांसफ़र हुई है, बेच दी गई है, उसको रजिस्टर्ड करवाने को ही रजिस्ट्री बोला जाता है, जिसको सेल डीड भी कह सकते हैं हम। तो अब ये इसकी प्रोसेस ये होती है। सबसे पहले तो ज़मीन है, चाहे मान के चलिए 100 गज का प्लाट है, 500 गज का प्लाट है, 1000 गज का प्लाट है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि उसका कलेक्टर रेट कितना है। कलेक्टर रेट पता कैसे कर सकते हैं आप? जो कंसर्न आपका डीसी ऑफिस है, जो कलेक्टर ऑफिस है, वहाँ जाके पता कर सकते हैं, तहसील में जाकर पता कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको कलेक्टर रेट पता लगेगा। अब कलेक्टर रेट पर आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ज़मीन ख़रीद रहा है उसको स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है। स्टांप पेपर ख़रीदने पड़ते हैं और स्टांप पेपर रजिस्ट्री पर के साथ में लगाने पड़ते हैं। स्टांप पेपर क्या होता है? देखिए, स्टांप पेपर एक स्टांप ड्यूटी होती है, जो कि आप ये कह सकते हैं कि एक टैक्स होता है ये, जो कि आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। जब भी कोई प्रॉपर्टी एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र की जाती है, जब कोई एक ख़रीदता है दूसरा बेचता है, तो जो ख़रीदने वाला होता है उसको क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। टैक्स कैसे देते हैं? स्टांप ड्यूटी के हिसाब से उसको स्टांप पेपर ख़रीदने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से आपको स्टांप पेपर ख़रीद कर साथ में लगाने पड़ेंगे। तो ये हो गया, आपको टैक्स देना पड़ रहा है जब आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ता है। अब एक मैं और आपको बात बताता हूँ। जैसे मान के चलिए कोई ज़मीन है, आपका रेट तय हुआ है कि 5 लाख रुपए की आप ज़मीन ख़रीद रहे हैं, लेकिन जो स्टांप ड्यूटी है, जो स्टांप पेपर हैं, आपने 5 लाख रुपए के हिसाब से नहीं ख़रीदने हैं। वहाँ पर कलेक्टर रेट के हिसाब से तय होगा कि आपने कितने रुपए के स्टांप ख़रीदने हैं। ज़मीन है 5 लाख रुपए की और उसका कलेक्टर रेट जो है वो है 8 लाख रुपए। तो चाहे आपका सौदा जो है वो 5 लाख रुपए में हुआ है, लेकिन जो आपको ड्यूटी है, स्टांप ड्यूटी है, जो स्टांप आपको ख़रीदने पड़ेंगे स्टांप वेंडर से, वो आपको 8 लाख रुपए के हिसाब से जितने भी बनते हैं, क्योंकि हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग परसेंटेज की स्टांप ड्यूटी लगती है। तो जितने भी हैं, 10,000 के, 15,000 के, 1 लाख पर, कई बार कहीं कहीं पर 8,000 का लगता है स्टांप पेपर, कई कई जगह पे 10,000 के लगते हैं। वो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होता है। तो आपको कहने का मतलब ये है कि जितनी कलेक्टर रेट चल रहा है वहाँ पर, उसके हिसाब से आपको स्टांप पेपर ख़रीदने पड़ेंगे, स्टांप ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको। और जो कि ये स्टांप पेपर जो हैं वो स्टांप वेंडर से मिलते हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब स्टांप पेपर ख़रीदने के बाद उन स्टांप के ऊपर जो है वसीका लिखा जाता है, आपकी डीड लिखी जाती है, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा जाता है कि ये ज़मीन का मालिक पहले कौन था, अब इसको कौन ख़रीद रहा है, इसकी डायमेंशन क्या है, इसका पूरा एरिया कितना है, कहाँ पर स्थित है ये। और वहाँ पर विटनेस के साइन भी होते हैं डीड के ऊपर। और उसके बाद जो विटनेसेस होते हैं और जो नंबरदार होता है उस एरिया का, या फिर एमसी होता है, और जो ख़रीद रहा है और जो बेच रहा है, उन सबको कहाँ पर जाना पड़ता है? सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ता है। और सब रजिस्ट्रार के सामने वहाँ पर सिग्नेचर होते हैं। और सारा प्रोसेस अब तो ऑनलाइन हो चुका है। उनकी एक फ़ोटो होती है सब रजिस्ट्रार के साथ में, और जो कि डीड के पीछे उसका प्रिंट दिया जाता है। तो उनकी वहाँ पर फ़ोटो होगी, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बायोमेट्रिक होती है, विटनेसेस की, शिनाख्तकर्ता की, नंबरदार की या एमसी की, और जो बेच रहा है और जो ख़रीद रहा है, तो उनको सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाना पड़ता है। और स्टांप ड्यूटी तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है। तो जब आपकी वहाँ पर फ़ोटो हो जाती है, फिंगरप्रिंट्स हो जाते हैं, आपके सिग्नेचर हो जाते हैं, उसके बाद सारा रिकॉर्ड वहाँ पर जमा कर लिया जाता है। और आपको जो है वहाँ पर कुछ फ़ीस लगती है आपको रजिस्टर्ड करवाने के लिए। वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस देने के बाद आपको एक स्लिप दे दी जाती है, एक रिसिप्ट दे दी जाती है, और आपको टाइम दे दिया जाता है कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद आपको आपकी सेल डीड जो है वो सब रजिस्ट्रार के सिग्नेचर के साथ स्टांप लग के
आपको दे दी जाएगी उसकी कॉपी। तो उसके बाद आपकी सेल डीड की रजिस्ट्री की 2 कॉपियाँ तैयार की जाती हैं। उनमें से एक कॉपी तो है वो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा हो जाती है, जो उनका रिकॉर्ड रूम होता है, मतलब सरकारी रिकॉर्ड में जमा कर ली जाती है। और जो दूसरी कॉपी है उस पर मोहर लगाकर सिग्नेचर करवाकर जो सब रजिस्ट्रार होते हैं उनके सिग्नेचर हो जाते हैं, और उसके बाद वो कॉपी जो है वो पार्टी को दे दी जाती है जिसने ज़मीन ख़रीदी होती है। तो इस तरीके से आपके पास आपकी सेल डीड आ जाती है, जो आपने रजिस्टर्ड करवाई है सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, वो आपके पास आपकी रजिस्ट्री आ जाती है। अब इसमें एक ख़ास पॉइंट मैं और बताता हूँ जिसकी जानकारी काफ़ी लोगों को नहीं होती है। इसको बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि जब आपने रजिस्ट्री तो करवा ली, सब रजिस्ट्रार में अपनी रजिस्ट्री को रजिस्टर्ड तो करवा दिया, लेकिन अभी तक अगर सरकारी रिकॉर्ड देखा जाएगा उसी प्लॉट का, उसी ज़मीन का, तो उसमें जो मलकियत है, जो मालिक का नाम है, अभी भी पुराने मालिक का नाम ही बोलेगा। मतलब सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं बोलेगा, चाहे आपने रजिस्ट्री करवा ली है। सरकारी रिकॉर्ड में, रिवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम एज ए मालिक, एज ए ऑनर कब बोलेगा? जब आप म्यूटेशन करवाएंगे। म्यूटेशन कैसे होगा? म्यूटेशन का मतलब होता है कि एक ज़मीन दूसरी, जब एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसफ़र कर देती है तो उसमें मालिक का नाम बदलना, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। जमाबंदी में आपका नाम बोलना। तो इसका कैसे करवा सकते हैं? इसकी जो, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कॉपीज़ सेल डीड की बनाई जाती हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जब रजिस्ट्री होती है। जब रजिस्ट्री की 2 कॉपियाँ होती हैं, एक तो रिकॉर्ड रूम में जमा हो जाती है, एक आपको दे दी जाती है। तो उसकी एक कॉपी करवाकर, फ़ोटो कॉपी करवाकर, जो आपके इलाके का पटवारी होता है, आपने उसको या तो बाय पोस्ट भेज सकते हैं या बाय हैंड भी दे सकते हैं। उसको एक एप्लीकेशन आपने देनी है कि इस तारीख को मैंने ये रजिस्ट्री करवाई है, ये सेल डीड करवाई है, और म्यूटेशन में सरकारी रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज किया जाए। इसकी थोड़ी सी फ़ीस लगती है, 300 या 400 रुपये सरकारी फ़ीस जो होती है, और आप पटवारी को वो भेज देंगे। बाय पोस्ट भेज सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट भेज सकते हैं, या बाय हैंड भी दे सकते हैं। उसके बाद कुछ दिनों के अंदर वो पटवारी जो है सरकारी रिकॉर्ड में म्यूटेशन में आपका नाम एज ए मालिक, एज ए ऑनर दर्ज कर देता है कि अब ये जो सेल डीड है, जो रजिस्ट्री है, वो एक मालिक से दूसरे मालिक को ट्रांसफ़र हो गई है, और अब मालिक का जो इस ज़मीन का जो ये नया मालिक है। तो उसके बाद जब म्यूटेशन आपकी हो जाती है, उसके बाद अब सरकारी रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, रिवेन्यू रिकॉर्ड देखेंगे, तो उसमें एज ए मालिक आपका नाम जो है वो दर्ज हो जाएगा। तो इसमें फ़ायदा क्या है कि जिससे आपने ज़मीन खरीदी, अगर आप म्यूटेशन नहीं करवाते हैं, अगर वो कोई फ्रॉड बंदा है, तो वो जो ये ज़मीन किसी और को भी बेच सकता है। क्योंकि अगर आपने म्यूटेशन नहीं करवाया, सिर्फ रजिस्ट्री करवा ली है, तो सरकारी रिकॉर्ड में तो उसी का नाम बोल रहा है, तो वो किसी और को भी बेच सकता है। लेकिन अगर एक बार आपने म्यूटेशन भी करवा ली, जमाबंदी में आपका नाम बोलने लगा, मालिक के तौर पर आपका नाम अगर बोलने लगा, तो वो किसी और को नहीं बेच पाएगा। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट जो मैंने बताए हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। और इस तरीके से रजिस्ट्री की यही प्रोसेस होती है, चाहे आप किसी भी स्टेट से संबंधित हों। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। एक एक पॉइंट मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर अच्छे से आपको समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी और पॉइंट के ऊपर। शुक्रिया, धन्यवाद।